Hello students, welcome back again to the beautiful, the amazing, the spectacular world of biology, that is RBC, the complete biology solution. मागच्या लेक्चरमध्ये आपण एक नॉन डिफायनिंग प्रॉपर्टी घेतली होती आणि ती नॉन डिफायनिंग प्रॉपर्टी होती ग्रोथ. काय होती? ग्रोथ. ग्रोथ के बारे में हमने देखा कि ग्रोथ इनडिटर्मिनेट अनलिमिटेड भी हो सकती है जैसे प्लांट्स में, और लिमिटेड डिटर्मिनेट भी हो सकती है, कुछ एक एज तक भी हो सकती है जैसे कि एनिमल्स में. ग्रोथ इंट्रिंसिक भी हो सकती है, अंदर से भी हो सकती है जैसे लिविंग बीइंग्स में होती है, और ग्रोथ बाहर से भी हो सकती है, एक्सट्रिंसिक भी हो सकती है जैसे कि नॉन लिविंग थिंग्स में होती है जैसे कि माउंटेन्स, सैंड माउंट्स मतलब रेत का ठेला, और बाउल्डर्स जो कि है स्मूथ स्टोन्स. अब हम फ्रेशली स्टार्ट करते हैं बेटा विथ द सेकंड नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर. नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर्स मतलब ऐसे कैरेक्टर्स जो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में मिलते हैं. जो सिर्फ और सिर्फ लिविंग में मिलते हैं उसको हम बोलते हैं डिफाइनिंग कैरेक्टर. तो अभी हम स्टार्ट करते हैं विथ द पॉइंट दैट इज रिप्रोडक्शन. अब क्या है इस रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन? रिप्रोडक्शन की व्याख्या काय आहे? व्हाट इज द डेफिनेशन? इसके डेफिनेशन में बोला है कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स का प्रोड्यूस होना, मतलब मां बाप से बच्चों का पैदा होना, और ये ऑफस्प्रिंग्स जो रहेंगे ये मोर और लेस सिमिलर टू पेरेंट्स रहेंगे. मोर और लेस सिमिलर टू पेरेंट्स म्हणजे आपल्यामध्ये काय असते? आपल्या आई वडिलांसोबत सारखेपणा असतो, सिमिलॅरिटी असते, एक्झॅक्टनेस नसते. एक्झॅक्टली आपण आपल्या वडिलांसारखे आहोत का? नाही. सिमिलैरिटी आहे, सारखेपणा आहे. और बाकी जो चीजें चेंज होती है वो होते हैं वेरिएशंस. क्या होते हैं वेरिएशंस? मतलब बदलाव सृष्टि का नियम है. चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर. अब रिप्रोडक्शन मीन्स पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स का प्रोड्यूस होना. ऑफस्प्रिंग्स को ही बोलते हैं प्रोजेनी. क्या बोलते हैं? प्रोजेनी. अब इसके अंदर कुछ एक्सेप्शन है, काही अपवाद आहेत. ओके, क्या है वो एक्सेप्शंस? ऐसे कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो लिविंग तो है लेकिन वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते. दैट मीन्स त्यांच्यामध्ये रिप्रोडक्शन होत नाही. अब पहला पर्टिकुलर एग्जाम्पल है यहां पे म्यूल का. म्यूल. दूसरा एग्जाम्पल है यहां पे हनी बीज. क्या है? हनी बीज. और तीसरा एग्जाम्पल है यहां पे इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स. इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स. हे तिन्ही लिव्हिंग तर आहेत पण यांच्यामध्ये रिप्रोडक्शन होत नाही. दैट मीन्स इन तीनों में हम बोल सकते हैं इन तीनों में जो है रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट. रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट. आणि जे रिप्रोड्यूस करू शकत नहीं, जो फर्टिलाइजेशन नहीं करते हैं, इनको हम बोलते हैं इनफर्टाइल या फिर बोलते हैं स्टराइल. क्या बोलते हैं? स्टराइल. हे सगळे कसे आहेत? स्टराइल आहेत. जैसे कि अब म्यूल का प्रोडक्शन, म्यूल कैसे प्रोड्यूस होता है? बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ डोंकी मतलब गधा एंड हॉर्स मतलब घोड़ा. ओके, डोंकी और हॉर्स के कॉम्बिनेशन से प्रोड्यूस होता है म्यूल. हनी बीज की अगर हम बात करें तो हनी बीज में तुम जेनेटिक्स में पढ़ते हो कि इसमें हैप्लोडिप्लॉइड मैकेनिज्म है. कौन सा मैकेनिज्म? हैप्लोडिप्लॉइड मैकेनिज्म है. इसके अंदर जो मेल्स प्रोड्यूस होते हैं वो
पार्थिनोजेनेसिस से होते हैं। किससे? पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस मतलब यहां पर अकेली फीमेल क्वीन हनी बी, ये अकेली फीमेल ड्रोन्स प्रोड्यूस करती है, मेल्स प्रोड्यूस करती है। इसके अंदर मेल का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मेल का स्पर्म इसमें पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो ये हुआ पर्टिकुलर रिगार्डिंग हनी बीज। और इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स, ऐसे कपल्स जिनको बच्चा पैदा नहीं होता। अब यहां पर प्रॉब्लम मेल के साइड से भी हो सकती है, प्रॉब्लम फीमेल के साइड से भी हो सकती है। मेल के साइड में जैसे इरेक्शन डिसफंक्शनिंग, पेनिस इरेक्ट नहीं हो रहा। फीमेल के साइड में जैसे कि यूटेरस में कोई प्रॉब्लम है, गर्भाशय में कोई प्रॉब्लम है, या फिर ओवरी में कोई प्रॉब्लम है, वो ओवम रिलीज नहीं कर रही। तो ये सारी चीजें हैं रिलेटेड टू रिप्रोडक्शन। इतना पॉइंट बेटा प्यार से लिख के ले लो सारे लोग। तो चलो बच्चा लोग, अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन पे। नेक्स्ट पर्टिकुलर बिट है यहां पे द टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन चे प्रकार, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन के टाइप्स में यहां पर दो टाइप्स आते हैं। पहला वाला जो है वो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा वाला जो है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की स्पेशलिटी है कि इसमें नो गैमेट्स, कोई भी गैमेट्स नहीं रहेंगे, कोई स्पर्म नहीं, कोई ओवम नहीं। ओके, ये यूनिपेरेंटल रहता है, मतलब इसमें एक ही पेरेंट इन्वॉल्व रहता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स रहेंगे, गैमेट्स रहेंगे। स्पर्म राजा रहेगा, ओवम रानी रहेगी, और स्पर्म और ओवम मिला तो आई मिलन की बेला, और उससे बना एक गोट कॉल्ड जायगोट। ओके, तो यहां पर गैमेट्स रहेंगे, इसमें दो पेरेंट्स रहेंगे, एक मेल और एक फीमेल। तो ये हो गया बाय पेरेंटल, म्हणजे याच्यामध्ये दोन पेरेंट्स असणार आहेत। आता एनसीईआरटी मध्ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शनचे एग्जाम्पल्स दिलेले आहेत। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ एग्जाम्पल्स यहां पर दिए एनसीईआरटी में। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन सब में पहले बाय स्पोर्स भी हो सकता है, स्पोर्स के जरिए हो सकता है। स्पोर्स जो है इसके एग्जाम्पल दिए हैं। फर्स्ट वन इज एल्गी एंड सेकेंड वन इज फंजाई। क्या है? फंजाई। एल्गी एंड फंजाई, इनमें रिप्रोडक्शन जो है असेक्सुअल है, स्पोर्स के जरिए होता है। देन दूसरा पर्टिकुलर एग्जाम्पल लेते हैं, दूसरा पर्टिकुलर टाइप बाय बडिंग। बाय बडिंग, अब बडिंग से जो रिप्रोडक्शन होता है यह देखने को मिलता है यीस्ट और हाइड्रा में। यीस्ट एंड हाइड्रा में देखने को मिलता है बडिंग के तरीके का रिप्रोडक्शन। देन उसके बाद में नंबर थ्री तीसरा टाइप है यहां पे बाय फ्रैगमेंटेशन। बाय फ्रैगमेंटेशन मतलब फ्रैगमेंट से नया ऑर्गेनिज्म जन्म लेना। अब क्या होता है बडिंग, क्या होता है फ्रैगमेंटेशन, याच्यामध्ये 12वी मध्ये सेपरेट चैप्टर आहे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। यहां पर हमें बस फोकस करना है एग्जाम्पल्स पे। बाय फ्रैगमेंटेशन, अब फ्रैगमेंटेशन से रिप्रोडक्शन होता है इन फंजाई, देन इन द प्रोटोनिमा ऑफ मॉसेस। प्रोटोनिमा ऑफ मॉसेस, इनमें भी पर्टिकुलर
फ्रैगमेंटेशन से रिप्रोडक्शन होता है। अब प्रोटोनिमा क्या होता है, मॉसस क्या होता है, ये आएगा किंगडम प्लांटी में। ओके, सो फंजाई एंड प्रोटोनिमा ऑफ मॉसस, इनमें रिप्रोडक्शन होता है बाय फ्रैगमेंटेशन। देन द नेक्स्ट पर्टिकुलर वन, ओके, स्पोर्स हो गया, बाय बडिंग हो गया, बाय फ्रैगमेंटेशन हो गया। देन द फोर्थ पर्टिकुलर वन पे आना है हमें। सो ये पूरे पॉइंट्स हम लेते जा रहे हैं। पहला आया बाय स्पोर्स, जिसके एग्जाम्पल आए एल्गी एंड फंजाई। फिर आया बाय बडिंग, जिसके एग्जाम्पल में आया यीस्ट एंड हाइड्रा। फिर आया फ्रैगमेंटेशन, जिसके एग्जाम्पल में आया फंजाई एंड प्रोटोनिमा ऑफ मॉसस। ओके बेटा, और फोर्थ पर्टिकुलर टाइप है यहां पे, दैट इज ट्रू रीजेनरेशन। ट्रू रीजेनरेशन, जो ट्रू रीजेनरेशन होता है, इसका एग्जाम्पल है प्लेनेरिया। क्या एग्जाम्पल है? प्लेनेरिया। प्लेनेरिया आता है फ्लैट वॉर्म्स में। किसमें? फ्लैट वॉर्म्स में। तो क्या डिफरेंस होता है ट्रू रीजनरेशन और रीजनरेशन में? ट्रू रीजनरेशन में पूरा ऑर्गॅनिझम पूरा रीजनरेट होता है, पुन्हा तो बनतो, आणि रीजनरेशन मध्ये फक्त जो लॉस झालेला पार्ट आहे, जो निघालेला पार्ट आहे, तो पुन्हा बनत असतो. ओके, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रू रीजनरेशन एंड रीजनरेशन. तो यहां पर हमने लिया बाय स्पोर्स, बाय बडिंग, बाय फ्रैगमेंटेशन. फ्रैगमेंटेशन में हम ले सकते हैं फिलामेंटस एल्गी भी. फिलामेंटस एल्गी, फिलामेंटस एल्गी. तो अगर तुम इसको ध्यान से देखोगे तो फंजाई में फ्रैगमेंटेशन भी है और फंजाई में स्पोर्स भी है. अगर फिलामेंटस एल्गी है, वो फिलामेंट है, ऐसा पूरा फिलामेंट, वो फिलामेंट फ्रैगमेंट में ब्रेक होगा और उस फ्रैगमेंट से नया ऑर्गेनिज्म पैदा होगा, तो उसको हम बोलेंगे फ्रैगमेंटेशन. तो फिलामेंटस एल्गी आया तो फ्रैगमेंटेशन, और एल्गी आया तो इट इज स्पोर्स. तो ये पूरे 4 इंपॉर्टेंट पर्टिकुलर टाइप्स हुए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के. इसके अंदर पेरेंट एक ही है, कोई स्पर्म नहीं है, कोई ओवम नहीं है, इसलिए ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स है. ओके बेटा, तो इसको प्यार से लिख के ले लो एवरीवन. सो माय डियर फ्रेंड्स, अभी हमने कवर किए 2 नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी. पहला था ग्रोथ और दूसरा रिप्रोडक्शन. अब तुम्हें समझ में आया होगा कि क्यों इसको नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बोला आहे. कशाला याला नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी म्हटलं? कारण की ग्रोथ जे आहे ते लिव्हिंग मध्ये तर होतेच, पण नॉन लिव्हिंग मध्ये पण होते. जैसे माउंटेन्स में हो रही है, तो इसलिए लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में हो रही है. रिप्रोडक्शन ऐसी चीज है जो हम बोलते हैं लिविंग में होती है, लेकिन रिप्रोडक्शन में भी ऐसे कुछ एक्सेप्शन से अपवाद आहेत, जैसे कि म्यूल्स, हनी बीज, ओके, देन द इनफर्टाइल ह्युमन कपल्स, जे रिप्रोडक्शन करत नाही पण ते लिव्हिंग आहेत. म्हणजे ही लिव्हिंग मध्येच प्रॉपर्टी असते असं नाही है, इसलिए इसको नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बोला है. तो अब जंप करते हैं नेक्स्ट पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज, दैट इज डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज. डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज ज्या आहे फक्त आणि फक्त लिव्हिंग ऑर्गॅनिजम्स मध्ये भेटते. ओके, आता डिफाइनिंग प्रॉपर्टी में पहला बिट लेते हैं, दैट इज मेटाबॉलिज्म. क्या लेते हैं? मेटाबॉलिज्म. अब मेटाबॉलिज्म की डेफिनेशन क्या है? इसकी डेफिनेशन है, इट इज सम टोटल ऑफ all the reactions in the body. Sum total of all the reactions in the body. आपल्या बॉडीमध्ये होणारे साऱ्या रिॲक्शन्सची
ही सम टोटल आहे. जैसे कि लेट सपोज हमारी ये पर्टिकुलर बॉडी है, ह्यूमन बॉडी, इसमें एक रिएक्शन हो रही है, दो रिएक्शन हो रही है, 3 और 4 ऐसे रिएक्शंस हो रहे हैं. ये नंबर है, एक रिएक्शन, दो नंबर ऑफ रिएक्शन, 3 रिएक्शंस और 4 रिएक्शंस. तो इसका जब हम सम टोटल करते हैं 1 + 2 + 3 + 4, ओके, तो पूरा मिलके आता है 10. तो इस 10 को हम बोलेंगे मेटाबॉलिज्म. क्या बोलेंगे? मेटाबॉलिज्म. जेव्हा आपण सर्वांचा सम टोटल करतो, रिएक्शन 1 और 2 रिएक्शंस और 3 रिएक्शंस और 4 रिएक्शंस, सारों का जब सम टोटल होता है तर त्याला आपण म्हणतो मेटाबॉलिज्म. अब मेटाबॉलिज्म में 2 चीजें आती है. यहां पर हम लिखते हैं मेटाबॉलिज्म में 2 चीजें आती हैं. मेटाबॉलिज्म, इसके अंदर 2 चीजें आती है. पहली चीज है दैट इज एनाबॉलिज्म, और दूसरी चीज है कैटाबॉलिज्म. अभी हमने ग्रोथ में भी पॉइंट कल देखा हुआ है. एना मतलब आना आना आना, चीजें आती जा रही है, इसलिए कुछ चीज बन रही है. मतलब यहां पे क्या होगा? सिंथेसिस. क्या होगा? सिंथेसिस. इसका एग्जाम्पल बेटा, इसका एग्जाम्पल है यहां पे फोटोसिंथेसिस. क्या एग्जाम्पल है? फोटोसिंथेसिस. फोटो मीन्स सनलाइट. सनलाइट के प्रेजेंस में फूड का बनना त्याला आपण म्हणतो फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस को हिंदी में बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण. ओके, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया यहां पर हो रही है. तो यहां पर कुछ बन रहा है, दैट इज एनाबॉलिज्म. अब कुछ बिगड़ रहा है, कुछ टूट रहा है, दैट मीन्स ब्रेक डाउन. ओके, कभी पैचअप होता है, कभी ब्रेकअप होता है. तो यहां पे क्या हो रहा है? ब्रेक डाउन. तो ब्रेक डाउन का एग्जाम्पल है रेस्पिरेशन. क्या एग्जाम्पल है? रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन को हिंदी में बोलते हैं श्वसन क्रिया, सांस लेने की क्रिया. इसके अंदर हमने जो खाया हुआ फूड है वो ब्रेक डाउन होता है और एटीपी बनता है, द एनर्जी करेंसी. तो ये हुआ मेटाबॉलिज्म में 2 चीजें आती है, दैट इज एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म. एनाबॉलिज्म में सिंथेसिस हो रहा है, जैसे कि एग्जाम्पल है फोटोसिंथेसिस, और कैटाबॉलिज्म में ब्रेक डाउन हो रहा है, जैसे कि एग्जाम्पल है रेस्पिरेशन. अब यहां पर एक हमें केस कंसिडर करना है कि इंसान की बॉडी है. यहां पर लेट्स सपोज दिस वन इज द ह्यूमन बॉडी. यह है ह्यूमन बॉडी. अब ह्यूमन बॉडी में एक रिएक्शन हो रही है, A + B गिविंग यू C + D. A + B रिएक्टेंट से और C और D प्रोडक्ट से. अब इसी रिएक्शन को जब हम एक टेस्ट ट्यूब में कैरी करते हैं, ये क्या है? टेस्ट ट्यूब. टेस्ट ट्यूब में कैरी करते हैं. ओके, तो ये रिएक्शन है, अगेन रिएक्शन सेम है, A + B गिविंग यू C + D. तर एनसीईआरटी प्रश्न विचारते की अशा टेस्ट ट्यूब मध्ये झालेली रिएक्शन लिव्हिंग आहे की नॉन लिव्हिंग आहे. तो ये ह्यूमन बॉडी जो नॅचरल कंडिशन में होता है त्याला आपण म्हणतो इन वाइवो. क्या बोलते हैं? इन वाइवो, नेचुरल कंडीशन में. और अगर हम इसको आर्टिफिशियल कंडीशन में कर रहे हैं, ओके, तो इसको हम बोलते हैं इन विट्रो. क्या बोलते हैं? इन विट्रो. टेस्ट ट्यूब मध्ये केलेली रिएक्शन. किंवा याला दूसरा वर्ड यूज केलेला आहे सेल फ्री सिस्टम. क्या वर्ड यूज किया है? सेल फ्री सिस्टम. ऐसा वर्ड इसको यूज किया हुआ है. तर ही जी रिएक्शन आहे A + B गिविंग C + D, ही रिएक्शन सेम एज ह्यूमन बॉडी आहे. रिएक्शन इज सेम एज
इन ह्युमन बॉडी. जशी ह्युमनच्या बॉडीमध्ये रिॲक्शन होत आहे तशीच ही रिॲक्शन आहे. त्यामुळे ही रिॲक्शन लिव्हिंग रिॲक्शन आहे. काय आहे? लिव्हिंग रिॲक्शन. पण 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 हे जे पूर्ण सिस्टम आहे ज्याच्यामध्ये ही रिॲक्शन होत आहे, ही पूर्ण सिस्टम कशी आहे? नायदर लिव्हिंग नॉर नॉन लिव्हिंग. नायदर लिव्हिंग नॉर नॉन लिव्हिंग. म्हणजे ही लिव्हिंग पण नाही आणि नॉन लिव्हिंग पण नहीं. तो देखो बेटा, मेटाबॉलिज्म क्या है? सम टोटल है, सारों का सम टोटल यहां पे किया गया है. सम टोटल ऑफ ऑल द रिएक्शंस इन द बॉडी. अपने बॉडी में ये सारे रिएक्शंस की टोटल लगाई तो वो आया 10. तो ये 10 नंबर कहलाया मेटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म में आता है एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म. अब एक हमने एग्जाम्पल लिया, ह्यूमन बॉडी में जो रिएक्शन हो रही है A+B गिविंग C+D, वैसी रिएक्शन अगर हम टेस्ट ट्यूब में करते हैं तर त्या रिएक्शनला म्हणायचं लिव्हिंग रिएक्शन. पण ही पूर्ण जी सिस्टम आहे, ही पूर्ण सिस्टम नायदर लिव्हिंग नॉर नॉन लिव्हिंग आहे. रिएक्शनला लिव्हिंग का म्हणायचं? कारण की ती रिएक्शन एकदम सारखी आहे जशी लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम मध्ये होते, जशी ह्यूमन बॉडी मध्ये होते. ओके बेटा, तो ये पॉइंट हुआ यहां पे मेटाबॉलिज्म का. तो ये प्रॉपर्टी सिर्फ लिविंग में दिखाई देती है. लिविंग में ही चीजें बनती है और चीजें टूटती है अलग अलग साइकिल्स के जरिए. तो इसलिए इसको बोला है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी. तो इसको प्यार से लिख के ले लो एवरीवन. तो बेटा अभी हमने लिया एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी दैट इज मेटाबॉलिज्म. अब दूसरी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी लेते हैं जो लिविंग में ही देखने को मिलती है. दिया है सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन. तो आते हैं बेटा इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, दैट इज सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन. सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन. सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन. अब हमारी बॉडी जो बनी है सारी सेल्स से बनी हुई है और हर एक सेल जो है इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस दिखा सकता है. ओके, अब यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म से उसमें एक ही सेल सारे फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है. मतलब त्याचं एक्झिस्टन्स कसा आहे? इंडिपेंडेंट, कोणावर तो डिपेंड नहीं है. अभी हम देखते हैं कि सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है. जैसे कि लेट सपोज ये क्या है? एक न्यूट्रॉन है. क्या है? न्यूट्रॉन. अब न्यूट्रॉन ये जो है ये एलिमेंट्री पार्टिकल है. क्या है? एलिमेंट्री पार्टिकल आहे. अब इस एलिमेंट्री पार्टिकल को ज्वाइन हो गया प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन. प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, तो बन गया यहां पे ऐसा एटम. क्या बन गया? एटम. इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है और यहां पर है ऐसे इलेक्ट्रॉन्स. ओके, इलेक्ट्रॉन्स. तो ये बन गया क्या? एटम बन गया. क्या बन गया? एटम. अब एटम एटम जब इकट्ठा होंगे तो बनेगा मॉलिक्यूल. क्या बनेगा? मॉलिक्यूल. लेट सपोज हाइड्रोजन एटम इकट्ठा हुए तो बना हाइड्रोजन मॉलिक्यूल. क्या बना? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनना. अब ये मॉलिक्यूल अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म में है, इंसान की बॉडी में है, तो उसको हम बोलते हैं बायोमॉलिक्यूल. क्या बोलते हैं? बायोमॉलिक्यूल. अब मॉलिक्यूल 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 सारे बायोमॉलिक्यूल्स अगर इकट्ठा होते हैं तो बनता है सेल ऑर्गेनेल. क्या बनता है? सेल ऑर्गेनेल. सेल ऑर्गेनेल जैसे कि एग्जाम्पल हम ले सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया इसका एग्जाम्पल है.
अब सेल ऑर्गेनल इकट्ठा हुए, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, देन द क्लोरोप्लास्ट, देन द गोल्जी एपरेटस, द लाइसोसोम्स, ये सारे इकट्ठा होते हैं तो बनता है एक सेल। क्या बनता है? एक सेल। ओके, अब सेल जो एक फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं वो इकट्ठा होता है तो बनता है टिश्यू। क्या बनता है? टिश्यू। जैसे ये एक कॉलमनार सेल है। ओके, कॉलमनार सेल इकट्ठा हो गए तो यहां पर बन गया ऐसा कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू। तो सेल जब इकट्ठा होते अपन ऑर्गेनाइजेशन बघत आहोत तो वो बनेगा टिश्यू। अब टिश्यू जब इकट्ठा होंगे तो बनेगा ऑर्गन। क्या बनेगा? ऑर्गन। जैसे तुम्हें पता है 1 to 1.2 मिलियन नेफ्रॉन्स जब इकट्ठा हुए तो बना ऑर्गन किडनी। कौन सा ऑर्गन बना? किडनी। अब किडनी बन गया। अब ऑर्गन जब इकट्ठा होंगे तो बनेगा ऑर्गन सिस्टम। कौन सा सिस्टम? ऑर्गन सिस्टम। जैसे कि अगर ये इस तरीके से ऐसा किडनी है, 2 किडनीज है, उसको यूरेटर लग गए, फिर यूरिनरी ब्लैडर लग गया, यूरेथ्रा लग गया, तो बन गया ऑर्गन सिस्टम। आणि तो ऑर्गन सिस्टम आहे एक्सक्रीटरी सिस्टम। कौन सा सिस्टम है? एक्सक्रीटरी सिस्टम आहे। असा सिस्टम बनला। आता ऑर्गन सिस्टम्स जेव्हा पूर्ण एकत्र येतात तेव्हा बनतो ऑर्गॅनिझम। क्या बनता है? ऑर्गॅनिझम बनता है। जैसे कि अब सारे सिस्टम्स इकट्ठा हो रहे, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, सारे सिस्टम्स जब इकट्ठा हुए तो बना एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। अब ऑर्गेनिज्म जब इकट्ठा होगा, जैसे पूरे इंसान इकट्ठा हुए तो बन गई इंसान की पॉपुलेशन। क्या बन गई? पॉपुलेशन। अब इंसान के साथ में अगर डॉग है, कैट है, डॉग की अपनी पॉपुलेशन, कैट की अपनी पॉपुलेशन, ह्यूमन की अपनी पॉपुलेशन, सारे पॉपुलेशन जब इकट्ठा होते हैं तो बनती है कम्युनिटी। क्या बनती है? कम्युनिटी विथ लेट्स सपोज कैट एंड डॉग, कैट, डॉग, ह्यूमन सारे मिलके बनती है कम्युनिटी। अब कम्युनिटी हम क्या करते हैं कि बाहर के एनवायरनमेंट के साथ में इंटरैक्ट करते हैं। बाहर की चीजें कैसी हैं? नॉन लिविंग। हवा कैसी है? नॉन लिविंग। और हम कैसे? लिविंग। तो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में जब इंटरैक्शन होता है, हम सांस अंदर ले रहे हैं, ओके, नॉन लिविंग एनवायरनमेंट से हम कोई चीज ले रहे हैं, तो लिविंग और नॉन लिविंग का क्या हो रहा है? इंटरैक्शन। तो इसको हम बोलते हैं इकोसिस्टम। क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम। और इकोसिस्टम जब सारे इकट्ठा होते हैं, एक्वाटिक, टेरेस्ट्रियल, सारे इकोसिस्टम्स इकट्ठा होते हैं तो बनता है बायोस्फीयर। क्या बनता है? बायोस्फीयर। तो देखो बेटा यहां पे किस तरीके से हम जा रहे हैं, यहां पे इसको देखो। पहले एलिमेंट्री पार्टिकल था, वो जब इकट्ठा हुआ तो बना एटम, एटम इकट्ठा हुए तो बना मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल्स जब इकट्ठा हुए तो बना सेल ऑर्गेनल इकट्ठा हुआ तो बना सेल इकट्ठा आए तो बना टिश्यू जेव्हा एक फंक्शन परफॉर्म करतात, एकत्र येतात तर बनतं ऑर्गन से बना ऑर्गन सिस्टम को और सारे ये सिस्टम्स लग गए तो बन गया ऑर्गेनिज्म जो है इंसान की पॉपुलेशन, ह्यूमन पॉपुलेशन, तो बन गया पॉपुलेशन। अब ह्यूमन के साथ में कैट की, डॉग की सारी पॉपुलेशन तो बन गया कम्युनिटी। और ये कम्युनिटी लिविंग और नॉन लिविंग के साथ में इंटरैक्शन दिखाती है तो इसको हम बोलते हैं इकोसिस्टम।
और इकोसिस्टम्स जब सारे इकट्ठा होते तो बनता है बायोस्फीयर। तो इस तरीके से ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन है और बायोलॉजी के अंदर ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट होता है सेल से। किससे? सेल से, क्योंकि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ओके बेटा, तो ये पॉइंट हुआ यहां पे डिफाइनिंग प्रॉपर्टी सेल्युलर ऑर्गेनायझेशन का। आणि अशी ऑर्गेनायझेशन लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम मध्ये भेटते, त्यामुळे याला डिफाइनिंग प्रॉपर्टी सांगितलेलं आहे। तो इसको प्यार से लिख के ले लो सारे लोग। तर आता आपण घेणार आहोत लास्ट पर्टिक्युलर डिफाइनिंग प्रॉपर्टी आणि ती प्रॉपर्टी आहे कॉन्शियसनेस। काय आहे? कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस म्हणजे सावध असणे। काय असणे? सावध असणे। अब देखो कोई भी पर्टिकुलर स्टिमुलस है, स्टिमुलस स्टिमुलस ये बाहर से भी आ सकता है, एक्सटर्नल भी रह सकता है। जैसे किसी ने हमको चिमटी ली तो ये एक्सटर्नल स्टिमुलस है। ओके, कोई गर्म चीज को हमने टच किया, हॉट बॉडी को टच किया, तो ये क्या है? एक्सटर्नल स्टिमुलस है। और स्टिमुलस इंटरनल भी रह सकता है। जैसे कि हमारे बॉडी में अगर कोई हार्मोन्स कम हो जाते हैं तो उसका प्रोडक्शन बढ़ाना, ये इंटरनल स्टिमुलस है। स्टिमुलस तीन तरीके के हो सकते हैं, एक तो फिजिकल या फिर केमिकल या फिर बायोलॉजिकल। फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल स्टिमुलस को एक प्रॉपर तरीके से रिस्पॉन्स देना। काय देना? क्या देना है इसको? रिस्पॉन्स देना है। प्रॉपर रिस्पॉन्स जेव्हा आपण त्यांना देतो तर त्याला आपण म्हणतो कॉन्शियसनेस। जैसे मैंने कोई गर्म चीज को टच किया तो मैं तुरंत हाथ पीछे ले लूंगा, राइट? तो मैंने क्या दिया? रिस्पॉन्स दिया। इसी को हम बोलते हैं कॉन्शियसनेस। अब ये रिस्पॉन्स अलग अलग तरीके से अलग अलग पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स देते हैं। जैसे कि प्लांट्स के ऊपर भी इन सारे स्टिमुलस का असर होता है। जैसे कि टेम्परेचर हो गया, देन वाटर हो गया, देन दी पर्टिकुलर पल्यूटेंट्स हो गए, देन सनलाइट हो गया। ये सारे क्या है? स्टिमुलस है जो प्लांट के ऊपर असर दिखाते हैं। ऐसे कैसे असर दिखाते हैं? जैसे कि पल्यूटेंट्स, सल्फर डाइऑक्साइड का पोल्यूशन बढ़ गया तो लाइकेंस का नंबर क्या होता है? कम। दैट मीन्स असर दिख रहा है। सनलाइट, जैसे सनलाइट के प्रेजेंस में क्या होती है? कुछ प्लांट्स में फ्लावरिंग होती है। क्या होती है? फ्लावरिंग। जिनको ज्यादा सनलाइट लगती है, ओके, ज्यादा सनलाइट लगती है, उनको हम बोलते हैं एलडीपी, लॉन्ग डे प्लांट। क्या बोलते हैं? लॉन्ग डे प्लांट। जास्त सनलाइट असली तरच हे फ्लावरिंग दाखवतात। कमी सनलाइट मध्ये जे फ्लावरिंग दाखवतात, कमी सनलाइट मध्ये ज्यांचे फुलं येतात, ते आहे शॉर्ट डे प्लांट। ओके, दिन इनको कैसा चाहिए? छोटा चाहिए। रातें कैसी चाहिए? लंबी चाहिए। तभी इनमें फ्लावरिंग होती है। और जिन पर सनलाइट का असर ही नहीं होता वो होते हैं DNP, दैट इज डे न्यूट्रल प्लांट्स। डे न्यूट्रल प्लांट्स म्हणजे हे जे स्टिमुलस आहे, टेम्परेचर, वाटर, पोल्यूटेंट, सनलाइट, यांचा इसका जो है असर हो रहा है प्लांट के ऊपर, तो प्लांट उसको क्या दे रहा है? रिस्पॉन्स दे रहा है। जैसे यहां पे रिस्पॉन्स में प्लांट क्या कर रहा है? सनलाइट के प्रेजेंस में फ्लावरिंग। तो इसी को हम बोलते हैं कॉन्शियसनेस। क्या बोलते हैं? कॉन्शियसनेस। अब कुछ क्या होते हैं? एनिमल्स, जैसे कि एनिमल्स में अगर हम लेते हैं तो एनिमल्स में कुछ क्या होते हैं? सीजनल ब्रीडर्स।
सीजनल ब्रीडर्स. ब्रीडिंग म्हणजे रिप्रोडक्शन. अब देखो, अलग अलग सीजन में अलग अलग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, जैसे कि विंटर सीजन, समर सीजन, रेनी सीजन. ये सारे जो पर्टिक्युलर सीजन्स आहे, हे सर्व जे सीजन्स आहेत, ये सीजन्स क्या है? एक स्टिमुलस है. क्या है? स्टिमुलस. और इसको रिस्पॉन्स दे रहे हैं अलग अलग एनिमल्स, तब वो रिस्पॉन्स मिल रहा है कि वो रिप्रोडक्शन करते हैं. क्या करते हैं? रिप्रोडक्शन. तो विंटर में जो रिप्रोडक्शन कर रहा है, ओके, तो विंटर क्या कहलाया? स्टिमुलस. तो विंटर ये स्टिमुलस को एनिमल क्या दे रहा है? रिस्पॉन्स. तर यालाच आपण म्हणतो कॉन्शियसनेस. ओके बेटा, इस पॉइंट को लिख के ले लो सारे लोग. तर कोणत्याही फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल स्टिम्युलसला रिस्पॉन्स देणे म्हणजे त्याला आपण म्हणतो कॉन्शियसनेस. अब यहां पे कॉन्शियसनेस का एक हायर वर्जन है. हायर वर्जन, दैट इज सेल्फ कॉन्शियसनेस. क्या है? सेल्फ कॉन्शियसनेस. अब जो कॉन्शियसनेस है ये तो सारों में प्रेजेंट रहती है, लेकिन सेल्फ कॉन्शियसनेस इज प्रेजेंट ओनली इन ह्यूमन बीइंग्स. प्रेजेंट ओनली इन ह्यूमन बीइंग्स. अब ये जो पर्टिकुलर कंसेप्ट है सेल्फ कॉन्शियसनेस का, इसके अंदर सारी भावनाएं आती है, जैसे लव, प्यार, फियर मतलब डर, देन रेज मतलब बदले की भावना, एंगर मतलब गुस्सा. ये सारी चीजें इंसानों में होती है, तो इसको हम बोलते हैं सेल्फ कॉन्शियसनेस. तो सेल्फ कॉन्शियसनेस किस में प्रेजेंट है? ओनली इन ह्यूमन बीइंग्स. ये कॉन्शियसनेस का हायर वर्जन है. अब जो है एक पर्टिकुलर केस दिया है यहां पे, अ केस इज देयर. केस यहां पे ये है कि एक पर्टिकुलर ऐसा एक कोमा पेशेंट है. क्या है? कोमा में गया हुआ पेशेंट. कोमा पेशेंट. कोमा पेशेंट कैसा रहता है? ब्रेन डेड. कैसा रहता है? ब्रेन डेड. और इसको सपोर्ट किया जाता है, सपोर्टेड बाय मशीन्स. इसको सारे मशीन्स लगाए जाते हैं. काहे के लिए? टू रिप्लेस हार्ट, लंग्स. इनको रिप्लेस करने के लिए मशीन्स लगाए जाते हैं. तो क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, ऐसे कोमा पेशेंट को हम लिविंग बोलेंगे या नॉन लिविंग? अशा पेशंटला आपण लिविंग म्हणायचं की नॉन लिविंग म्हणायचं? तो इसका आंसर है ऐसे पेशेंट को हम लिविंग बोलेंगे. क्या बोलेंगे? लिविंग बोलेंगे. आता रीजन काय आहे का लिविंग म्हणायचं यांना? कारण की यांच्यामध्ये, इनके अंदर भले ही सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं है या कॉन्शियसनेस नहीं है, ओके, कॉन्शियसनेस नहीं है, लेकिन इनके अंदर जो है भले ही सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं है, लेकिन इनके अंदर मेटाबॉलिज्म होते रहता है. म्हणजे यांच्या बॉडीमध्ये सर्व रिएक्शंस जे आहेत, कॅटाबोलिक, एनाबोलिक, ये सब चलते रहता है. त्यामुळे आपण यांना सांगणार लिविंग ऑर्गेनिजम्स. तो एक कोमा पेशेंट है जो ब्रेन से डेड हो चुका है, उसको सपोर्ट किया गया है मशीन से, ताकि उसके हार्ट को और लंग्स मतलब फेफड़े, ओके, इनको रिप्लेस करने के लिए मशीन से. तो ऐसे पर्टिकुलर पेशेंट को हम लिविंग बोलेंगे या नॉन लिविंग? तो याचं उत्तर आहे आपण लिविंग म्हणणार. कारण की जरी यांच्यामध्ये सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं है, कोई भावनाएं नहीं है, लेकिन
इनमें मेटाबॉलिज्म होता है, और मेटाबॉलिज्म होता है इसलिए ये लिविंग है। ओके बेटा, तो यहां पर आज का लेक्चर होता है समाप्त। ओके, अभी हम लेते हैं विराम, लेकिन तुम ना करना आराम, करते रहना कस के पढ़ाई। ओके, मस्त से नोट्स बनाओ, सारी चीजों को याद करो। हमने डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज कवर कर ली है। टिल देन एवरीबडी स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।